यूनिट 7 टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी का मतलब होता है अस्त व्यस्त, उल्टा पुल्टा। लैंड का मतलब होता है जगह या भूमि। तो आइए पोएम पढ़ते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस हैं। हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड? क्या आपने कभी भी अपना स्कूल बैग अपने घर आकर अपने बिस्तर पर फेंका है, अपने पलंग पर फेंका है? हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज एंड सॉक्स हियर एंड देयर? और आपने क्या कभी अपने जूते और मोजे इधर उधर फेंक दिए हैं इस सही जगह पे रखने के बजाय? हैव यू एवर प्लेड विद योर बॉल इन योर रूम? क्या आपने अपने घर में, अपने कमरे के अंदर गेंद से खेला है? डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस? क्या आपके घर का कमरा कभी ऐसा दिखता है जैसा इस तस्वीर में है, जहाँ सब कुछ अस्वस्थ है, कोई भी चीज़ जगह पर नहीं है, बिल्कुल फैला हुआ है, कोई भी सामान संभाला हुआ नहीं है? क्या आपका कमरा भी ऐसा ही दिखता है? नाउ रीड अबाउट वन सर्च अपसाइड डाउन लैंड। अब एक ऐसी जगह के बारे में पढ़िए जहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा है। अपसाइड डाउन मतलब ऊपर नीचे है, उल्टा पुल्टा है। लेट्स रीड। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स। यहाँ पर पीपल यानी लोग, वॉक मतलब चलना। हम कैसे चलते हैं? पैरों पर यहाँ पर पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स। पीपल अपने सर के बल चलते हैं, लोग, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। द सी इज मेड ऑफ सैंड। जो समुद्र है, समुद्र वैसे पानी से बना होता है ना, लेकिन यहाँ पे जो समुद्र है वो रेत से बना हुआ है। सैंड मतलब रेत। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट। यहाँ हम नॉर्मली सुबह स्कूल जाते हैं बच्चे, पर इस जगह पर बच्चे स्कूल रात को जाते हैं। चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉपसी टर्वी लैंड। इस उल्टी पुल्टी अस्त व्यस्त जगह पर। तो यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर लोग सर के बल चलते हैं, समुद्र जो है वो रेत का बना हुआ है, और बच्चे रात को स्कूल जाते हैं। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक। जो घर के आगे का दरवाज़ा है वो घर के पीछे है। यू आर वॉकिंग वेन यू स्टैंड। जब आप खड़े होते हो तो आप चल रहे होते हो। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट। सर पे पहनने की जो टोपी है, जो हैट है, वो आप पैरों में पहने हुए हो। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट इन टॉपसी टर्वी लैंड। इस अस्त व्यस्त उल्टी पुल्टी जगह पर। तो अब यहाँ क्या हो रहा है? आपके आगे का जो दरवाज़ा है वो पीछे है। योर फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक। यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड। जब आप खड़े हुए हो तो आप चल रहे हो। खड़े होने की जगह पे आप चल रहे हो। और आप सर पे पहनने वाली जो टोपी है वो आप पैरों में पहन रहे हो इस उल्टी पुल्टी जगह में। एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट। समुद्र में वैसे तो नाव चलती है, लेकिन इस जगह पे समुद्र में बस चलती है। वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स। और सड़कों पर बोट चल रही है, नाव चल रही है, मतलब उल्टा हो रहा है। पानी में बस चल रही है और सड़क पर नाव चल रही है। सड़क पर ऊपर नीचे जाने के लिए नाव है आपके पास। ऑफ टॉपसी टर्वी लैंड, इस उल्टी पुल्टी जगह पर। यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट। आप पैसे देते हो उस चीज़ के लिए, उस सामान के लिए जो आपको कभी मिलता ही नहीं है। यू नेवर गेट मतलब कभी नहीं मिलता। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड। मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा, भव्य या शानदार होगा। फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक। क्योंकि जब आप वहाँ जाते हो तो आप वहाँ से वापस आ रहे होते हो। इन टॉपसी टर्वी लैंड, इस उल्टी पुल्टी जगह पे, मतलब आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाते। आप वहाँ जा रहे होते हो लेकिन आप वहाँ से जाते जाते वापस आ जाते हो इस उल्टी पुल्टी जगह पे। तो ये बहुत ही मज़ेदार, इट्स अ वेरी नाइस पोएम about a place which is topsy-turvy, which is where everything is happening in the opposite way. This has been written by H.E. Wilkinson. Okay. New words: topsy-turvy यानी upside down, जहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है।
प्लेजर, फीलिंग ऑफ एन्जॉयमेंट, जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, उसको प्लेजर कहते हैं। ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब बिग, हियर ग्रेट फन, यानी बहुत मज़ेदार। रीडिंग इज़ फन। When do children go to school in topsy-turvy land? टॉप्सी-टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते हैं? वहाँ पर बच्चे स्कूल रात को जाते हैं। In the topsy-turvy land, children go to school at night. 2. In the poem, if buses travel on the sea, then where do the boats travel? How should it rightly be? इस कविता में अगर बसेस जो हैं वो समुद्र पर चल रही हैं तो बोट्स कहाँ चल रही हैं, नाव कहाँ चल रही हैं, तो और ये कैसे सही कैसे होना चाहिए? इन दिस पोएम बसेस अगर समुद्र पर चल रही हैं तो नाव सड़क पर चल रही है, और सही कैसे होना चाहिए? सही तरीके से नाव को समुद्र में चलना चाहिए और बस को सड़क पर। सो इन दिस पोएम buses are traveling on the sea and boats are traveling on the road. How should it rightly be? Rightly, boats should be on the sea and buses should be on the road. 3. The topsy-turvy land is very different from our land. जो topsy-turvy land है वो हमारे यहाँ से बहुत अलग है, भिन्न है. Let's draw a comparison by filling in sentences wherever needed. आइए हम एक कंपैरिजन करते हैं दोनों जगहों के बीच में, टॉप्सी-टर्वी लैंड और हमारे लैंड के बीच में, कि दोनों जगहों पे चीज़ें कैसे अलग हैं, कैसे भिन्न हैं. 1. टॉप्सी-टर्वी लैंड में पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स. टॉप्सी-टर्वी लैंड में लोग अपने सर के बल चलते हैं. हमारे यहाँ पे पीपल वॉक ऑन देयर फीट, लोग पैरों पे चलते हैं. और 2. टॉप्सी-टर्वी लैंड में ब्लैंक है, और यहाँ पे द बस आर लैंड बसेस रन ऑन लैंड. हमारे यहाँ बसेस भूमि पर चलती हैं. टॉप्सी-टर्वी लैंड बसेस रन ऑन द सी, वहाँ समुद्र में चलती हैं. 3. दे वेयर देयर हैट्स ऑन फीट. वहाँ पर लोग टोपी पैरों पे पहनते हैं. यहाँ पर वी वेयर आर हैट्स ऑन आर हेड, हम टोपी सर पे पहनते हैं. 4. आर लैंड में सेंटेंस लिखा हुआ है बोथ सेल इन द सी. तो यहाँ पे टॉप्सी-टर्वी लैंड में क्या हो रहा है? बोट्स रन ऑन द रोड, बोट्स जो हैं वो सड़क पर चल रही हैं. 5. पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट. लोग उस चीज़ के पैसे देते हैं जो उन्हें कभी मिलता ही नहीं है. हमारे यहाँ पे हम उस चीज़ के पैसे देते हैं जो हमें मिलती है. We pay for what we want to buy. We pay for what we get. Okay? Let's listen. Fun with sounds. Pleasure, treasure, measure. Rhyming words because all are ending with A-S-U-R-E. Pleasure, treasure, measure. Wear, tear. E-A-R is common. Wear, tear. Stare, wear. R-E is common. Stare, wear. Then planned, canned, scanned, strand. D is common. Planned, canned, scanned, strand. ND, the sound of ND is common. Topsy-turvy, hurly-burly, curly-whirly. So these are our rhyming words. Let's talk. The words in the sentences are jumbled here. Rearrange them to make meaningful sentences. नीचे कुछ sentences दिए हुए हैं और ये jumbled हैं, यानी ये आगे पीछे लिखे हुए हैं words. आपको इन्हें सही order में लिख के एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है, meaningful sentence. Words that begin with a capital letter are the first word of the sentence. जो वर्ड्स कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं वो सेंटेंस के पहले वर्ड्स हैं, उससे हमारा सेंटेंस शुरू होगा. लेट्स डू इट. फर्स्ट वन, रेनू इज अ नॉटी गर्ल. आवर सेंटेंसेस, रेनू इज अ नॉटी गर्ल. 2. हर जो है वो कैपिटल एच से स्टार्ट है, तो दैट इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट वर्ड. सो लेट्स रीड इट एंड ट्राई टू मेक अ सेंटेंस. हर
रूम इज ऑलवेज अनटाइडी, उसका कमरा हमेशा गंदा होता है. हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी. 3, यहाँ पे भी H कैपिटल है हर का, सो दैट विल बी आवर फर्स्ट वर्ड. So our sentence would be mother her advises her clean to it. Her mother advises her to clean it. उसकी माँ उसे सलाह देती है कि वो अपना कमरा साफ कर ले. Her mother advises her to clean it. 4, she never listens to her mother. वो अपनी माँ की बात कभी नहीं सुनती. She never listens to her mother. 5, What kind of a child are you? तुम किस तरह के बच्चे हो? What kind of a child are you? 2, Can you tell some of the things that go topsy-turvy at home and there is disorder? क्या आप अपने घर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो उल्टी पुल्टी हैं और जहाँ पर चीज़ें अस्त व्यस्त हैं? आपके घर के बारे में बताना है आपको ये. जैसे मेरे घर में चीज़ें तब अस्त व्यस्त हो जाती हैं जब मेरे घर में छोटे बच्चे आ जाते हैं और वो सब चीज़ों को छेड़ते हैं, या मेरे घर में जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो जगह ही नहीं मिलती है सामान रखने की या बैठने की, तो तब कहीं पे भी कुछ भी रख देते हैं तो सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं. सो एट माई होम थिंग्स गेट टॉपसी टर्वी व्हेन स्मॉल चिल्ड्रन कम एंड प्ले. थिंग्स ऑल्सो गेट टॉपसी टर्वी व्हेन देयर आर अ लॉट ऑफ गेस्ट्स. ओके, यू हैव टू शेयर अबाउट योर होम. आपके घर में चीज़ें कब हैं. ओके, लेट्स राइट. 1, Write 5 things that you do at home to make your home look neat and clean. आप अपने घर में ऐसी क्या क्या चीज़ें करते हैं जिससे आपका घर नीट एंड क्लीन रहता है, यानी साफ सुथरा रहता है. आपको ऐसी 5 चीज़ें बतानी हैं. I mop the floor. मैं अपने घर में झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ. आई कीप थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस. मैं सब चीज़ों को सही जगह पर रखती हूँ. आई फोल्ड क्लोथ्स. मैं कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ. आई कीप माई टॉयज इन द बॉक्स आफ्टर प्लेइंग. अपने खिलौनों के साथ खेलने के बाद मैं उन्हें डब्बे में या अलमारी में या थैले में बंद करके रख देती हूँ ताकि वो फैले ना रहें. आई कीप माई बुक्स इन माई बैग आफ्टर स्टडिंग. पढ़ाई करने के बाद मैं अपनी किताबें बैग में संभाल के रख देती हूँ. लेट्स इमेजिन अ टॉपसी टर्वी सीन एंड डिस्क्राइब इट इन द लाइन्स बिलो. आपको एक टॉपसी टर्वी सीन की कल्पना करनी है और उसको यहाँ नीचे लिखना है. तो हमारा टॉपसी टर्वी सीन ये होगा कि रात हो गई है, अलार्म बजा और सब लोग उठ गए. बच्चे जल्दी से नहा के रेडी हो गए और लंच किया और स्कूल के लिए निकल गए. थोड़ी देर बाद उनके मम्मी पापा भी ऑफिस चले गए. सारी मार्केट्स खुल गई और पक्षी भी चहक रहे थे. तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इट वॉज नाइट एंड द अलार्म रैंग. Everybody got up, children took a bath, got ready, had lunch and went to school. Mummy and Papa also went to office. All the markets opened. The birds were also flying in the sky. 3. 2 stories got mixed up. Sort them out and write them in the appropriate boxes. यहाँ पे कुछ लाइंस दी हुई हैं और पर ये 2 स्टोरीज की हैं, 2 अलग अलग स्टोरीज की हैं और ये लाइंस मिक्स हो गई हैं. हमें इन्हें अलग करना है, सॉर्ट करना है और ठीक जगह पे लिखना है. नेक्स्ट पेज पर 2 जगह बनी हुई है. एक स्टोरी का नाम है द मैजिक काइट और दूसरी स्टोरी का नाम है हु डिड द लायन ईट. तो हमें सही लाइंस को सही जगह पे लिखना है. लेट्स रीड द लाइंस. We thought the lion had eaten someone. Suddenly the kite lifted him off the ground and took him over the treetops. He saw a shoe in the lion's cage. Finally, the kite brought him back to the park. Our class had gone to the zoo. Pooran was flying the brand new kite in the park.
Some children stood and screamed, and some ran to the director of the zoo. Pooran was frightened and excited. The lion had not eaten anyone, because the shoe was one of the lion's toys. Now we need to put them in order and sort them. Let's do it. हमें इन सेंटेंसेस को ऑर्डर में भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जम्बल्ड हैं, मतलब आगे पीछे हैं. तो पहले हमें एक स्टोरी के सेंटेंसेस ढूंढने हैं और फिर उनको सही ऑर्डर में भी लिखना होगा. तो पहले हम द मैजिक काइट के सेंटेंसेस देख लेते हैं. इसके सेंटेंसेस हैं द सेकेंड सेंटेंस, सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स. फोर्थ, फाइनली द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क. Sixth, Pooran was flying the brand new kite in the park. And eighth, Pooran was frightened and excited. तो अब हम इनको ऑर्डर करते हैं. पहला सेंटेंस स्टोरी का होगा Pooran was flying a brand new kite in the park. सेकेंड होगा इसका Suddenly the kite lifted him off the ground and took him over the treetops. Third sentence, Pooran was frightened and excited. Fourth, finally, the kite brought him back to the park. Now the second story, who did the lion eat? जो बाकी sentences हैं वो remaining वो इसी story के हैं, तो हम इनको सीधा ही order में लगाते हैं. The first sentence of the story is, our class had gone to the zoo. वहाँ second, he saw a shoe in the lion's cage. Third, we thought the lion had eaten someone. Fourth, some children stood and screamed, and some ran to the director of the zoo. Fifth, the lion had not eaten anyone because the shoe was one of the lion's toys. Thank you. Unit 7, Gulliver's Travels. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी की कहानी अपने शब्दों में बताते हैं, लिखते हैं, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. जैसे मैं अपनी जिंदगी की कहानी अगर खुद लिखती हूँ, उसको शब्दों में लिखती हूँ, तो उसको हम कहेंगे कि ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है. ऐसे ही अगर आप करते हैं तो आपकी जो किताब बनेगी वो आपकी ऑटोबायोग्राफी कहलाई जाएगी. Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. This is how he describes his experience. गुलिवर जो थे वो एक सेलर थे, यानी एक नाविक थे. वो समुद्र में से इधर उधर जाते थे, तो वो एक सेलर थे. वो एक बार कहाँ गए, वो एक जायंट्स के लैंड में फंस गए. जायंट्स कौन होते हैं? जो बहुत ही ऊंचे लंबे लोग होते हैं ना, उनको जायंट्स कहते हैं. बहुत विशाल होते हैं, वो बहुत ही बड़े, उनको जायंट्स कहते हैं. तो एक बार वो ऐसे ही एक जायंट्स के भूमि में जाकर फंस गए. दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस. वो अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव इस तरह से हमें बता रहे हैं इस कहानी के द्वारा. ऑन द 16th of June 1730 we discovered land. 16 जून 1730 साल, अभी आजकल कौन सा साल चल रहा है? 2020, यानी 1730 की बात हो रही है. कम से कम 300 साल पहले की बात है ये. तो इस साल में 1730 में यात्रा करते करते, पानी में यात्रा करते करते उन्होंने एक भूमि देखी, एक लैंड देखा. आवर कैप्टन sent a dozen men with vessels for water if any could be found. तो हमारे जो कैप्टन थे, जो हमारे नाव के प्रमुख थे, कप्तान उनको कहा जाता है, उन्होंने डजन मैन, डजन का मतलब होता है 12,
जैसे हम केले खरीदते हैं तो हम 12 केले खरीदते हैं ना, 1 दर्जन केले मतलब अ डजन बनानाज। डजन का मतलब होता है 12। तो इनके जो कप्तान थे उन्होंने डजन मैन यानी 12 लोगों को भेजा विद वेसल्स, बोतलों के साथ और पानी जिसमें वो पानी ला सकें, वेसल्स के साथ भेजा, पानी लेकर आओ। इफ़ एनी कुड बी फाउंड, अगर कहीं से पानी मिले तो। अब ये ना पीने का पानी ढूंढ रहे थे। अब है तो ये समुद्र में, वहाँ पे भी तो पानी होता है, पर समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते क्योंकि वो खारा होता है। तो उनको पीने का पानी चाहिए था, इसलिए उन्होंने 12 लोगों को भेजा कि जाओ अगर कहीं से पानी मिले तो लेकर आओ। When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. जब हम वहाँ भूमि पर पहुँचे तो हमें ना तो वहाँ कोई नदी दिखी, ना कोई झरना दिखा और ना ही कोई लोग दिखे जो वहाँ रहते हो, कोई भी नहीं दिखा। I went on to explore, मैं और ढूंढने निकल पड़ा। The country was barren and rocky. वो जो जगह थी, जो देश था, वो बंजर और पथरीला था। I turned back to join the crew. मैं मुड़ा ताकि मैं अपने दल के बाकी लोगों के साथ चला जाऊं। Only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. पर मैंने मुड़ते ही ये देखा कि वो फटाफट से नाव पर चढ़ रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए बहुत जोर जोर से रो कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं। मतलब वो अपनी जान बचा के भाग रहे थे वहां से। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. Before I could reach them, इससे पहले कि मैं उन तक पहुंच पाता। Before मतलब इससे पहले कि मैं उन तक पहुंच पाता। I observed, मैंने देखा, a huge creature, huge का मतलब होता है बड़ा, विशाल, creature यानी जंतु। I observed a huge creature walking after them. Walking का मतलब उनके पीछे चल रहा है। After उन पीछे, them उनके पीछे चल रहा है। In the sea as fast as he could. कहाँ? समुद्र में उनके पीछे चल रहा है जितना तेज वो चल सकता था। फास्ट का मतलब होता है तेज। As fast as he could मतलब जितना तेज वो चल सकता था। तो before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. इससे पहले मैं अपने उन तक पहुंच पाता, किन तक? अपने दल तक। मैंने ये देखा कि एक बड़ा सा जंतु उनके पीछे चल रहा है समुद्र में, जितना तेज वो चल सकता था उतना तेज चल रहा है। The water of the ocean reached only till his knees. सागर का जो पानी था, ओशन मतलब सागर, सागर का जो पानी था वो कहाँ तक था? उसके घुटनों तक ही पहुँच पा रहा था बस। मतलब वो इतना बड़ा, इतना विशालकाय था कि सागर तो बहुत गहरा होता है और हम लोग तो उसमें आराम से डूब सकते हैं, तो मतलब बहुत गहरा होता है। लेकिन वो जो जंतु था वो इतना बड़ा था कि सागर का पानी उसके घुटनों तक ही पहुँच रहा था। तो सोचिए उसकी टांगे कितनी लंबी होंगी कि इतना गहरे सागर का पानी सिर्फ उसके घुटनों तक था, तो कितना बड़ा होगा। नीज का मतलब होता है घुटने। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. लेकिन मॉन्स्टर यानी राक्षस, unable यानी नहीं कर पाना, overtake आगे निकलना, speeding तेज बोट। इसका मतलब है कि वो जो राक्षस था वो उनकी स्पीडिंग बोट यानी तेज बोट से आगे नहीं निकल पाया, उसको ओवरटेक नहीं कर पाया, आगे नहीं निकल पाया। I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. अब इसमें turned का मतलब होता है मुड़ना, quickly जल्दी से, climbed यानी ऊपर चढ़ना, steep यानी खड़ी हिल का मतलब होता है पहाड़ी,
स्टीप हिल यानी खड़ी पहाड़ी जो होती है, फील्ड्स खेत, बार्ले जौ को इंग्लिश में बार्ले कहते हैं, और कॉर्न का मतलब होता है मकई। तो जो गुलिवर थे ये वापस मुड़े, आई टर्न्ड बैक क्विकली, वो जल्दी से वापस मुड़े, एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल, और एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गए। क्लाइम्ड मतलब चढ़ना, और स्टीप हिल यानी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गए, जिसके आसपास खेत थे, विथ फील्ड्स ऑफ बार्ले ऑन आइदर साइड, एंड कॉर्न मतलब आसपास उनके जौ और कॉर्न यानी मकई के खेत थे, जो 40 फीट तक ऊंचे थे। 40 फीट तक ऊंचे खेत थे उनके आसपास, उनके साइड पे। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर। फेंस का मतलब होता है बाड़, एक खेत से दूसरे खेत तक जाने के लिए बाड़ बने हुए थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 feet हाई। वो ये कह रहे हैं कि इट वॉज इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन था उनके लिए चढ़ना। इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब, क्यों नामुमकिन हो रहा था उनके लिए पहाड़ी पर चढ़ना? क्योंकि पहाड़ी का हर एक स्टेप जो था, जो हर एक सीढ़ी बनी हुई थी पहाड़ी पे, वो 6 फीट ऊंची थी, 6 feet हाई। अब हम लोगों की आमतौर पर जो हाइट होती है, जो लंबाई होती है, वो 5 फुट से शुरू होके 5.5 फुट, या जो बहुत लंबे होते हैं उनकी 6 फुट तक हाइट चली जाती है, या 6 फुट 1 इंच 2 इंच, ये आम हाइट होती है हमारी। लेकिन वहाँ पे जो एक एक सीढ़ी की हाइट थी वो 6 फीट की थी। आप सोचिए 6 फीट की सीढ़ी आप कैसे चढ़ेंगे जब आप खुद ही 5 फुट के हैं? तो ये तो बहुत ही मुश्किल है ना। तो यही वो बता रहे हैं। और वहाँ पे जो खेत थे वो 40 फीट तक ऊंचे थे। 40 फीट पे तो मतलब जैसे हमारे यहाँ पे बिल्डिंग हो जाती है पूरी 40 फीट ऊंचाई की, तो बिल्डिंग जितने ऊंचे ऊंचे खेत थे वहाँ पर। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. मैं वहाँ बाड़े में जगह ढूंढ रहा था, तब मैंने ये देखा कि वहाँ का एक निवासी मेरे पास आ रहा है, मेरे पास जो बाड़ है वहाँ पे आ रहा है। He was of the same size as the creature chasing the boat. वो उतना ही लंबा चौड़ा था जितना कि वो जंतु था जो नाव के पीछे दौड़ रहा था। I was struck with utmost fear and astonishment. मैं को बहुत डर लग गया और हैरानी भी हुई। फेयर मतलब डर, astonishment मतलब हैरानी। And ran to hide myself, और मैं भागा छुपने के लिए। He called in a voice much louder than a trumpet. उसने आवाज़ लगाई और उसकी आवाज़ लाउडर मतलब इतनी ज़ोर से थी, कितनी ज़ोर से, तुरही एक तरह का बाजा होता है, उससे भी ज़्यादा तेज़ थी उसकी आवाज़ सुनने में। It sounded like thunder. वो ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे कोई गरज रहा हो। थंडर मतलब गरजना। 7 monsters like him came towards the field, ready to reap the corn. उसकी तरह के 7 राक्षस खेत में आए, किस लिए? मकई को काटने के लिए। रीप द कॉर्न, रीप मतलब काटना, कॉर्न मतलब मकई। They carried a reaping hook which was very big. वो अपने साथ एक हंसिया या दर्राती लेकर आ रहे थे जो बहुत ही बड़ी थी, very big. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. जब उनमें से एक वहाँ पर आ गया जहाँ पर मैं छुपा हुआ था, hidden मतलब जहाँ पर मैं छुपा हुआ था, I screamed, scream का मतलब होता है मैं चिल्लाया, as loud as I could, जितनी जोर से चिल्ला सकता था मैं उतनी जोर से चिल्लाया। The creature stopped reaping. वो जो जंतु था उसने कटाई करना बंद करा। Picked me up between his thumb and forefinger. Picked me up मतलब उसने मुझे उठा लिया। कैसे उठाया? अपने अंगूठे और
तर्जनी उंगली के बीच में, यानी अंगूठे और उसके साथ वाली उंगली के बीच में। अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो उसने अपने अंगूठे और साथ वाली उंगली के बीच में मुझे उठा लिया, और ऐसे लग रहा है, ऐसे उठाया जैसे कोई बहुत ही हल्की सी चीज उठा रहा हो। एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज, और अपनी आंखों के पास मुझे ले आया। 60 feet above the ground, मतलब जमीन से 60 फीट ऊपर ले आया मुझे। मतलब वो जो जंतु था उसकी लंबाई 60 फीट की थी। मतलब कितना लंबा है, अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख रहा है चित्र में कि वो कितना छोटा सा लग रहा है। गुलिवर जो है उस जंतु के आगे कितना, मतलब एक खिलौने जैसा लग रहा है, बिल्कुल इतना छोटा सा। He looked at me with curiosity, उसने मुझे बड़ी ही हैरानी से और ध्यान से देखा। And blew my hair aside to get a better view of my face, और उसने मेरे चेहरे पर फूंक मारी। blew my hair, और मेरे बालों को उड़ाया फू करके, ताकि वो मेरे चेहरे को ध्यान से देख सकें। He called his friends and gently placed me on the ground. He called his friends, उसने अपने दोस्तों को बुलाया और बड़े आराम से मुझे ज़मीन पर रख दिया। Placed me on the ground. They all sat on the ground to take a good look at me. वो सारे ज़मीन पर बैठ गए। Sat on the ground मतलब ज़मीन पर बैठना, मुझे अच्छे से देखने के लिए। To take a good look at me. I walked, मैं चला। Slowly, मैं धीरे धीरे चला। Backward and forward, पीछे और आगे चला। Backward मतलब पीछे जाना, forward मतलब आगे जाना। मैं पीछे चला और आगे चला। Pulled off my hat, अपनी टोपी मैंने उतारी। And made a low bow towards the farmers, और उन farmers, उन किसानों की तरफ मैं हल्के से झुका, जैसे उनका अभिनंदन करने के लिए। I tried to speak to them loudly in several languages. मैंने उनसे बहुत ज़ोर से बात करने की कोशिश करी कई भाषाओं में। Several मतलब कई, languages यानी भाषाओं में, मतलब मैंने उनसे ज़ोर से कई भाषाओं में बात करने की कोशिश करी। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. जब भी मैं ऐसे बोलने की कोशिश करता, वो जो फार्मर था, जो किसान था जिसने मुझे उठाया था, वो अपना कान मेरे पास ले आता, पर व्यर्थ था ये। मतलब वो इतनी ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, और वो अपना कान भी उसके पास ला रहा था जो किसान था, पर उनको फिर भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, क्योंकि वो इतने ऊंचे थे, उनको सुनाई कैसे देगा, और उनको सुनाई भी बहुत ऊंचा देता था। द फार्मर took me to his house, वो जो किसान था वो मुझे अपने घर ले गया। And placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. और वो मुझे अपने घर ले गया और उसने मुझे कहाँ बिठा दिया, थोड़ी सा दूर बिठा दिया, डाइनिंग टेबल पे। डाइनिंग टेबल मतलब वो टेबल जहाँ पर खाना खाया जाता है जिसके ऊपर, और उस टेबल पर बिठा दिया, जो वो टेबल भी 30 फीट ऊंचा था। मतलब बहुत ही बड़े लोग थे और उनके घर का सामान भी बहुत ही ऊंचा ऊंचा था। Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. तो उस फार्मर के लिए, उस किसान के लिए फिर खाना लाया गया। वो जो डिनर का मतलब खाना, रात का खाना, और इतनी बड़ी प्लेट में लाया, वो प्लेट कितनी बड़ी थी, 10 फीट व्यास में 10 फीट बड़ी थी। मतलब वो बहुत ही बड़ी प्लेट थी। 10 फीट मतलब हाँ, लगा लो कि हाँ, दो इंसानों के बराबर, 2 इंसानों जितनी लंबी उस प्लेट का व्यास था, यानी बहुत ही बड़ी प्लेट थी। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। फार्मर्स वाइफ यानी वो जो किसान की पत्नी थी, उन्होंने कुछ ब्रेड के टुकड़े तोड़े और मेरे आगे रख दिए। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। डिनर जब कर रहे थे उसके बीच में मुझे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। बिहाइंड मतलब पीछे से मुझे एक आवाज सुनाई दी। इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट
that was 10 times larger than an ox. वो एक बिल्ली की आवाज़ थी, लेकिन वो बिल्ली जो थी 10 times larger than an ox. अब ox क्या होता है? बैल. वो बिल्ली जो थी बैल से 10 गुना बड़ी थी. यानी वो बिल्ली भी वहाँ की इतनी बड़ी थी कि बैल तो वैसे ही बहुत बड़ा होता है और बैल से 10 गुना बड़ी वो बिल्ली थी. द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम. किसान की पत्नी उसे प्यार कर रही थी. देन एंटर्ड द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी. और फिर वहाँ पर कौन आया? फार्मर यानी किसान का 1 साल का बेटा, 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी. एक लेडी के साथ फार्मर का 1 साल का बेटा आया उसकी गोद में. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. मेरे को देखकर, on seeing me, the child grabbed me from the table. वो बच्चे ने मुझे टेबल से झट से उठाया और put my head into his mouth. और मेरा सर अपने मुंह में डाल लिया. I shouted so loudly that the baby dropped me. मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि उस बेबी ने, उस बच्चे ने मुझे गिरा दिया. ड्रॉप्ड मी मतलब गिराना. उस बच्चे ने मुझे गिरा दिया. I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. Broken मतलब टूट जाना, मतलब मेरी नेक यानी मेरी गर्दन टूट जाती अगर, इफ का मतलब होता है अगर, मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी. मदर, उसकी माँ ने जो एप्रन पहना हुआ था वो अगर उन्होंने मेरे नीचे नहीं रखा होता तो मैं गिर जाता और मेरी गर्दन टूट जाती. लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड. लेटर मतलब बाद में उन्होंने मुझे अपने बेड पर लेटा दिया. एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ. और मेरे ऊपर अपना साफ सुथरा सफ़ेद हैंकी यानी रुमाल, हैंकरचीफ यानी रुमाल मुझे उड़ा दिया. मतलब ये देखिए, उनका रुमाल हमारे लिए चादर के बराबर था, गुलिवर के लिए चादर के बराबर था, तो उन्होंने वो उड़ा दिया. आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन. मैं सो गया और मैंने सपनों में अपने घर, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को देखा. तो ये जो कहानी थी ये गुलिवर्स ट्रैवल्स में से ली गई है, जिसे लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने. ओके, तो ये उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर लिया गया है. न्यू बेलोइंग, वेरी लाउड नॉइज यानी बहुत जोर की आवाज. इनहैबिटेंट्स यानी ऑक्यूपेंट्स यानी निवासी, वहां पर जो लोग रहते हैं उनके, वो निवासी को कहते हैं इनहैबिटेंट्स. बैरन, लैंड विद नो वेजिटेशन यानी वो जमीन जहां पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं हैं. एस्टोनिशमेंट, ग्रेटली सरप्राइज्ड यानी बहुत हैरानी. क्रम्बल्ड यानी ब्रोकन इनटू पीसेस यानी छोटे छोटे टुकड़े कर देना. ग्रैब, पिक सडनली मतलब जल्दी से उठा लेना, अचानक से उठा लेना. रीडिंग इज फन. 1. Why did the captain send the men to the land? उस कैप्टन ने लोगों को, अपने आदमियों को वहाँ ज़मीन पर, भूमि पर क्यों भेजा? क्यों भेजा था? इसलिए भेजा था ताकि वह पानी लेकर आए. The captain had sent the men to the land to find water. 2. Why did the men rush back to the ship? वो सारे लोग जहाज पर भागते हुए वापस क्यों आए? क्योंकि वहां पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा जंतु दिखाई दिया. द मैन रश टू द शिप बिकॉज जायंट से लड़ाई कर रहा था. ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न. वो मकई की कटाई करने जा रहा था. ही वॉन्टेड टू फ्राइटन गुलिवर. वो गुलिवर को डराना चाहता था. सो द आंसर इज बी. ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न. 2. They put Gulliver on the ground to look at him. उन्होंने गुलिवर को जमीन पर रख दिया उसे देखने के लिए, क्योंकि
ए, दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर, इससे पहले उन्होंने किसी इंसान को नहीं देखा था. दे थॉट ही वॉज अ डॉल, उन्हें लगा वो एक गुड़िया है. सी, दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, उन्होंने इससे पहले इतने छोटे से इंसान को नहीं देखा था. सो द आंसर इज सी, दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन. 3. गुलिवर वॉज, गुलिवर क्या थे? अ फार्मर, किसान थे. अ सेलर, नौवाकी थे. अ ड्वार्फ, छोटे से बहुत छोटे इंसान थे. अ जायंट, बहुत विशालकाय इंसान थे. सो द गुलिवर वॉज अ सेलर. 4. नेम द क्रीचर टू whom you would look like Gulliver. The creature is now extinct. The word begins with the letter D. यानी आपको एक ऐसे जंतु का नाम बताना है जिसको आप गुलिवर की तरह दिखोगे, यानी कि वो बहुत ही बड़ा और विशालकाय है और आप उसके सामने गुलिवर की तरह एकदम छोटे से टाइनी से लगोगे. द क्रीचर इज नाउ एक्सटिंक्ट, अब वो जानवर नहीं पाए जाते हैं. तो आपको उनका नाम बताना है और उनका नाम शुरू होता है डी से. तो ये जो जंतु हैं इसका नाम है डायनासोर. 5. From the text, write the sentence that tells you the following. अब हमें स्टोरी में से वो सेंटेंसेस ढूंढने हैं जिनका मतलब यहाँ लिखा हुआ है. 1. The giant reapers were fascinated by Gulliver. मतलब जो वो रीपर्स थे वो गुलिवर को देखकर हैरान थे. इसका सेंटेंस है They all sat on the ground to take a good look at me. ये इसका सेंटेंस है. 2. गुलिवर वॉज अ लर्नड मैन. हमें ये कैसे पता चला कि गुलिवर जो है वो बहुत ही पढ़े लिखे थे? क्योंकि उनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, उन्होंने बहुत सारी भाषाओं में उनसे बात करने की, उनको समझाने की कोशिश करी. सो द सेंटेंस इज आई ट्राइड टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस. 3. द फार्मर्स सन थॉट गुलिवर वॉज अ टॉय. किसान के बेटे को लगा कि गुलिवर जो है वो एक खिलौना है. ये हमें कैसे पता चला? ये जब उसने गुलिवर को पकड़ लिया सर से. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. 4. The farmer's wife was a kind-hearted woman. जो किसान की पत्नी थी वो बहुत ही अच्छी थी और अच्छे दिल वाली थी. ये कैसे पता चला? जब उन्होंने गुलिवर को अपने बेड पर लेटा दिया और उसको अपना हैंकरचीफ ओढ़ा दिया. Later, she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. Let's talk. Read the following sentences carefully. नीचे दिए गए sentences को ध्यान से पढ़ना है. The giant farmer's voice was as loud as a bellowing trumpet. और the giant farmer's voice से पढ़ना है. The giant farmer's voice was as loud as a bellowing trumpet. और the giant farmer's voice was as loud as thunder. यानी दोनों का मतलब सेम ही है कि जो फार्मर की आवाज़ थी वो ऐसे बहुत ही तेज़ तुरही की तरह थी और उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई गरज रहा हो, यानी बहुत ही तेज़ आवाज़ आ रही थी. दोनों वाक्यों से हमें यही पता चल रहा है. When something is very cold, we say it is as cold as ice. This is because ice is very very cold. तो यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है कि उसकी आवाज़ कितनी तेज़ थी जितनी कि एक ट्रम्पेट की तेज़ होती है. उसकी आवाज़ कितनी तेज़ थी जितनी जैसे थंडर की, गरजने की आवाज़ होती है. तो ये कंपैरिजन है. और यहाँ पे भी When something is very cold, we say it is as cold as ice. यानी जब कुछ चीज़ बहुत ठंडी होती है तो हम कहते हैं ये तो बर्फ़ की तरह ठंडी है. मतलब कितनी ठंडी है? बर्फ़ की तरह ठंडी है. तो हम ये बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्फ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि ये वाकई में बहुत ही ठंडी चीज़ है. जैसे ऊपर उन्होंने किया कि बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, तो ये नहीं लिखा दैट वाज अ वेरी लाउड नॉइस. उन्होंने ये लिखा द नॉइस वाज एज लाउड एज अ बेलोइंग ट्रम्पेट, जैसे कि ट्रम्पेट की तरह लाउड थी, या एज लाउड एज थंडर, जैसे गरजने की तरह लाउड थी. तो ये जब हम किसी चीज़ का उदाहरण लेके बताते हैं कि वो कितनी बड़ी है या कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है या किसी भी चीज़ का उदाहरण लेके बता रहे हैं, तो उन वाक्यों का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. अब आगे
नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब आगे भी ऐसे ही कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, हमें सही वर्ड्स का यूज करके उनको कंप्लीट करना है। तो एज डैश एज फेदर, फेदर का मतलब होता है पंख। अब पंख कैसा होता है? पंख जो होता है वो तो बहुत ही लाइट होता है, हल्का होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे एज लाइट एज अ फेदर। एज डैश एज अ टॉर्टॉइज, अब टॉर्टॉइज यानी जो कछुआ होता है वो कैसे चलता है? बहुत धीरे धीरे, तो एज स्लो एज अ टॉर्टॉइज। एज डैश एज हनी, हनी यानी शहद, क्या होता है? मीठा होता है, तो एज स्वीट एज हनी। एज डैश एज स्नो, बर्फ कैसी होती है? एक तो ठंडी भी होती है और बहुत सफ़ेद भी होती है, बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद कुछ नहीं होता, तो हम लिखेंगे एज वाइट एज स्नो। फिर एज डैश एज एन ऑक्स, बैल क्या क्या होता है? ताकतवर, तो एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। एज डैश एज नाइट, नाइट यानी रात कैसी होती है? काली, अंधेरा, तो एज ब्लैक एज नाइट। एज डैश एज अ रोज, रोज कैसा होता है? रेड कलर का, सो एज रेड एज अ रोज। एज डैश एज अ टोस्ट, ब्रेड को जब हम गरम करते हैं तो वो टोस्ट होता है ना, तो वो कैसा होता है? गरम होता है ना, सो एज वार्म एज अ टोस्ट। एज डैश एज अ ब्रीज, हवा जो होती है वो बहुत ही मध्यम मध्यम प्यारी सी लगती है, सो एज जेंटल एज अ ब्रीज। यूज द अबव एक्सप्रेशंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इन्हीं चीज़ों को, एक्सप्रेशंस को जो ऊपर हमने लिखे हैं उनको यूज करना है और नीचे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। द ओल्ड मैन्स हेयर इज एज वाइट, बूढ़े आदमी के बाल ऐसे सफ़ेद हैं जैसे स्नो, एज वाइट एज स्नो। His feet were as cold as, उसके पैर ऐसे ठंडे थे जैसे कि बर्फ यानी आइस। His feet were as cold as ice. The newspaper boy was as slow. न्यूज़पेपर बॉय जो था वो बहुत धीरे धीरे कर रहा था, ऐसे धीरे था जैसे कि कछुआ। As slow as tortoise in delivering the newspapers. न्यूज़पेपर बांटने में वो ऐसे धीरे था जैसे कि कछुआ होता है। 4. I felt as light as a feather after exercising. एक्सरसाइज करने के बाद मुझे ऐसे हल्का लग रहा था जैसे कि कोई पंख हो। Create your own comparisons for the following. Work in pairs. अब आपको दो दो के समूह में काम करना है और इसी तरह के कंपैरिजन लिखने हैं। जैसे as tall as, सबसे ऊंची क्या चीज़ होती है वो लिखना है। जैसे अगर आप कह रहे हो कि ये तो इतना लंबा था, जैसे कि क्या लंबा होता है? सबसे लंबी चीज, जैसे एज टॉल एज अ टावर और एज टॉल एज अ बिल्डिंग। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो लिख सकते हो। एज फास्ट एज, सबसे ज्यादा तेज चीज क्या हो सकती है? एज फास्ट एज अ कार, या मे बी एज फास्ट एज अ रॉकेट। एज हाई एज, ऊंचा, इतना ऊंचा जैसे कि आसमान। एज हाई एज अ स्काई, एज हाई एज द स्काई। एज एंग्री एज, इतना गुस्से वाला, इतना गुस्सा जैसे कि एज एंग्री एज अ लायन, जैसे कि शेर गुस्सा हो जाता है। या आप कोई और कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। एज टाइनी एज, इतना छोटा जितना कि चींटी। एज टाइनी एज एन एंट। एज ब्रेव एज, इतना बहादुर जैसे कि कोई सोल्जर, वो जवान जो लड़ाई पर जाते हैं। एज ब्रेव एज अ सोल्जर। आपके पास कोई और एग्जाम्पल है तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके। 2. देर आर मैनी रीजन्स वाई समथिंग हैपन्स। चीज के होने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कोई ना कोई रीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इवेंट दिया हुआ है और उसका रीजन दिया हुआ है। इवेंट क्या था? गुलिवर कुड नॉट क्लाइंब द फेंस बिकॉज गुलिवर जो था वो बाढ़ के उस पार नहीं चढ़ पाया। क्यों? बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 feet हाई, हर एक कदम 6 feet ऊंचा था। ही सॉ वन ऑफ द जायंट्स कमिंग टूवर्ड्स हिम, उसने एक जायंट को अपनी तरफ आते हुए देख लिया था। ही रैन टू हाइड हिमसेल्फ, और वो अपने आप को छुपाने के लिए भागा। ऑल द 3 आर रीजन्स वाई गुलिवर वॉज अनएबल टू क्लाइंब द फेंस। ये तीनों कारणों के कारण गुलिवर फेंस पर नहीं चढ़ सका। And discuss in groups why the following events happened. You may find more than one reason for each of them.
अब नीचे 2 पिक्चर्स दी हुई हैं, उन्हें देखना है और बताना है कि ये क्यों नहीं हो पाए या ये इवेंट क्यों हो पाए और उनके रीज़न देना है। पहली पिक्चर में हम देख रहे हैं एक दरवाज़ा है जो लॉक्ड है और वहाँ लिखा हुआ है प्ले कैंसिल, यानी जो प्ले होना था वो कैंसिल हो गया है। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? कुछ भी रीज़न हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है द मेन एक्टर्स फेल इल सो दे कुड नॉट कम टू द प्ले, और द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द थिएटर इलेक्ट्रिकल सर्किट हैड अ शॉर्ट सर्किट सो द प्ले वॉज कैंसिल। या आपके दिमाग में कोई और रीज़न आ रहा है, यू कैन ऑल्सो शेयर दैट। Picture 2 we see that the man and a woman are walking and it is night time and they are happy and they are smiling. So why are they going for a walk? Maybe the weather is nice and there is cool and gentle breeze, so they decided to go for a walk. They go for a walk every day at night after dinner. तो इसलिए वो अपने रेगुलर वॉक पर जा रहे हैं। या इफ़ यू हैव एनी अदर रीज़न यू कैन राइट दैट। नेक्स्ट लेट्स राइट. Look at the following examples. I was trying to climb over the fence when the giant saw me. The farmer's wife was stroking the cat when her 1-year-old son entered. Both actions were in the past. ये दोनों actions पहले हो चुके हैं. I was trying मतलब मैं कोशिश कर रहा था. The farmer's wife was stroking. वो जो किसान की पत्नी थी वो बिल्ली को प्यार कर रही थी. ठीक है. When the first one was going on in the past, the second one happened. जब पहले वाला इंसिडेंट हो चुका था तब दूसरा हुआ. जैसे I was trying to climb over the fence when the giant saw me. मैं फेंस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था जब जायंट ने मुझे देख लिया. तो एक के होते होते दूसरा हो गया. Match the following and write complete sentences in the lines below. What was happening? What happened? 2 कॉलम्स में सेंटेंसेस दिए हुए हैं. एक कॉलम में लिखा हुआ है what was happening यानी क्या हो रहा था, और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है what happened क्या हुआ. तो इन दोनों सेंटेंसेस को, दोनों कॉलम्स से सेंटेंसेस को हमें मैच करना है और नीचे सेंटेंसेस लिखने हैं. जैसे फर्स्ट वन में I was writing a letter. मैं लेटर लिख रहा था और क्या हुआ? माई पेन रैन आउट. वेन जब मेरा पेन ख़त्म हो गया, मेरे पेन की इंक ख़त्म हो गई. आई वॉज राइटिंग अ लेटर वेन माई पेन रैन आउट. 2. पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. पॉल खिड़की के बाहर देख रहा था. वेन ही नोटिस्ड अ लवली बटरफ्लाई. जब उसने एक प्यारी सी तितली को देखा. अब थर्ड सेंटेंस हमारे लिए लिखा हुआ है. पहले मैं ऊपर पढ़ देती हूँ. ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग, और इसका मैचिंग है आई मेट अरुण. तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा ऑर्डर चेंज हो गया है सेंटेंस का. जो सेकंड सेंटेंस है वो पहले आ गया है. व्हेन आई मेट अरुण ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग. तो कभी कभी जब हम सेंटेंसेस जोड़ रहे होते हैं तो सेंटेंसेस का ऑर्डर भी आगे पीछे हम कर सकते हैं. ओके. 4th, आई वॉज जस्ट कंप्लीटिंग द लास्ट आंसर व्हेन मैम सेड स्टॉप राइटिंग. 5. The man was painting the wall when he fell off the ladder. दीवार पेंट कर रहे थे and he fell off the ladder, और वो सीढ़ी से गिर गए. 6. Amit was doing his homework when the lights went out. अमित अपना होमवर्क कर रहा था जब लाइट चली गई. My mother was cooking dinner. मेरी माँ खाना बना रही थी when the bell rang. जब बेल बजी. 2. Now complete the following suitably. अब नीचे दिए गए सेंटेंसेस को fill in the blanks की तरह करना है. I was sitting in a taxi when I saw her. मैं टैक्सी में बैठी हुई थी जब मैंने उसे देखा. He was cleaning out his cupboard when he found an old t-shirt. वो अपनी कबर्ड साफ कर रहा था जब उसे एक पुरानी टी शर्ट मिली. I was walking when a dog ran out onto the road. We were talking when the teacher walked into the room. 3. When we compare two things people, we add or more to the describing word. जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम या तो लगा देते हैं या हम मोर लगा देते हैं उस वर्ड के साथ.
When we compare 3 or more things or people, we add est or most to the describing word. जब हम 3 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम est या more word most लगा देते हैं word से पहले. अभी हम examples देखेंगे तो आपको समझ आएगा. Look at the following examples. When first 2 are compared and when all 3 are compared. जैसे हम सिर्फ first 2 compare करें, fast, और इसको अगर हम कंपैरिजन करें तो फास्टर, हमने er लगाया है, फास्ट एंड फास्टर. लेकिन अगर हम 3 कंपैरिजन करेंगे तो फास्ट हो गया, फास्टर मतलब फास्ट है, तेज है, वो उससे तेज है, और फास्टेस्ट यानी वो सबसे ज़्यादा तेज है, वहाँ पे हमने est लगा दिया है. तो हमारे कंपैरिजन्स की डिग्री हो गई, पहली हो गई फास्ट, दूसरी हो गई फास्टर, और तीसरी फास्टेस्ट यानी तेज, उससे ज़्यादा तेज और सबसे ज़्यादा तेज. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. सो द सेल बोट इज़ फास्ट यानी बोट जो है वो फास्ट है. द कार इज़ फास्टर देन द सेल बोट, कार जो है वो सेल बोट से थोड़ी ज़्यादा तेज़ है यानी फास्टर है. द एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, एरोप्लेन जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ है. ठीक है. और लेकिन कई जगह हम er और est नहीं लगाते हैं, हम वर्ड से पहले मोर और मोस्ट लगा देते हैं. जैसे डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल है, कठिन है, मोर डिफ़िकल्ट यानी उससे ज़्यादा कठिन है, और मोस्ट डिफ़िकल्ट यानी सबसे ज़्यादा कठिन है. तो जैसे डार्ट गेम जो है वो डिफ़िकल्ट है, जगलिंग जो है वो उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मोर डिफ़िकल्ट. लेकिन मैजिक जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मोस्ट डिफ़िकल्ट. Hitting a target is difficult. Juggling caps is more difficult than hitting a target. Doing complicated magic tricks is the most difficult of them all. Now complete the following in the same way using the words easy or strong. अब हमें नीचे sentences को complete करना है या strong word use करके. जैसे skipping is easy. स्किपिंग करना यानी रस्सी टापना आसान है. जंपिंग इज ईजियर देन स्किपिंग, जंप करना, कूदना रस्सी कूदने से आसान है, सो ईजियर. वॉकिंग इज द ईजीएस्ट ऑफ ऑल, चलना जो है वो सबसे ज़्यादा आसान है. ईजीएस्ट, तो हमारे 3 डिग्रीज हो गई ईजी की, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट. हमने पहले सेकंड में er लगाया और थर्ड में est लगा दिया, ईजीएस्ट. नेक्स्ट, द डॉग इज स्ट्रॉन्ग, कुत्ता जो है वो ताकतवर होता है. द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर, हॉर्स जो है वो उससे ज़्यादा ताकतवर होता है, er लगाया हमने, स्ट्रॉन्गर. एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, एलिफेंट जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट हमने est लगा दिया. ठीक है. Now complete the following in the same way using the words juicy or exciting. The order may vary according to your choice. अब नीचे दिए गए चीज़ों को हमें कंपेयर करना है और हमारे कंपैरिजन्स हमें करने हैं या तो जूसी से या एक्साइटिंग से, और उसको हम ऑर्डर लेकिन हम चेंज कर सकते हैं. एप्पल, तो एप्पल क्या है, एप्पल इज़ जूसी है ना, एप्पल रसीला होता है. सो ऑरेंज इज जूसियर दैन द एप्पल, ऑरेंज में एप्पल से ज़्यादा रस होता है, ऑरेंज इज जूसियर, er लगाया है हमने. शुगर केन इज द जूसीएस्ट ऑफ ऑल, हमने est लगा दिया. शुगर केन यानी गन्ना जो है वो सबसे ज़्यादा रस वाला होता है, सो शुगर केन इज द जूसीएस्ट ऑफ ऑल. फिर है रॉक क्लाइंबिंग, यानी पहाड़ पे चढ़ना एक्साइटिंग है, मज़ेदार है. स्कीइंग, बर्फ़ पे स्केटिंग करना उससे ज़्यादा एक्साइटिंग है. स्कीइंग इज़ मोर एक्साइटिंग दैन रॉक क्लाइंबिंग. और रिवर राफ्टिंग यानी नदी में राफ्टिंग करना बोट पर, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है, मोस्ट एक्साइटिंग. रिवर राफ्टिंग इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ ऑल. तो हमारे डिग्रीज हो गई एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग एंड मोस्ट एक्साइटिंग. ओके. करेक्ट द यूज ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब हमें नीचे जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हुए हैं उनको करेक्ट करना है. दिस इज द सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल. तो ये हम तीनों का कंपैरिजन कर रहे हैं. तो तीनों में तो हम er तो तब लगाते हैं जब 2 लोगों में होता है या 2 चीज़ों में. est हम तब लगाते हैं
जब सब चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे ऑल है, मतलब सब चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है, इसलिए हम सिंपलेस्ट करेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल। 2 विच इज़ द लाइटेस्ट ऑफ द 2 पार्सल। जब दो चीज़ों के बीच में कंपेयर हो रहा है तो हम या तो ER यूज़ करेंगे या मोर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ER यूज़ होगा, विच इज़ द लाइटर ऑफ द 2 पार्सल्स, LIGHTER ऑफ द 2 पार्सल्स। ही इज़ क्लेवरर देन आई एम। तो यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो ER तो ठीक है, तो लेकिन हम लिखेंगे ही इज़ क्लेवरर देन मी। आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द 2। आंसर होगा आई लाइक दिस द बेटर ऑफ द 2, क्योंकि जब हम गुड के कंपैरिजन करते हैं तो हम लिखते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। एक चीज़ है तो गुड, दो चीज़ें हैं तो बेटर, और तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ें हैं तो बेस्ट। तो गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है। आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द 2 लिखा है, तो 2 के साथ बेस्ट नहीं आएगा, बेटर आएगा। 5 द फ्लड बिकेम बैडर एज द रेन इंक्रीज्ड। बैडर नहीं लिखेंगे, वर्स लिखेंगे। द फ्लड बिकेम वर्स एज द रेन इंक्रीज्ड। तो क्योंकि बैड, वर्स और वर्स्ट होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, ऐसे बैड, वर्स और वर्स्ट, यानी बुरा और सबसे ज्यादा बुरा। ओके, punctuate the following sentences using capital letters, full stops, commas, question marks, apostrophe, exclamation mark wherever necessary। यहाँ पे हमें सही punctuations लगानी है, ठीक है। So let's start। कैपिटल लेटर्स कब यूज़ करते हैं? जब तो हम सेंटेंस का स्टार्ट कर रहे हों तो फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल, या फिर जब नाउन्स हो, या नाउन्स यानी किसी चीज़ का नाम हो, किसी चीज़, जगह, इंसान का नाम हो, तब हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डियर समीर, बिकॉज डियर इज द स्टार्टिंग फर्स्ट वर्ड, सो D विल बी कैपिटल, एंड समीर इज अ नेम, सो S विल बी कैपिटल। I हमेशा कैपिटल होता है। I am sending you a photograph of my newest pet, full stop। सेंटेंस खत्म हुआ तो हम यहाँ full stop लगाएंगे। Frisky is a bulldog, Frisky नाम है, तो F will be capital and it is the first word of the next sentence, so first letter will be capital, so F is capital। Frisky is a bulldog and a very playful puppy, full stop। सेंटेंस खत्म हुआ तो full stop। So next sentence, first word का first letter B, so B will be capital। By next summer, comma, क्योंकि हम यहाँ pause ले रहे हैं, he should be old enough to go with us on our long walks, full stop। I will be capital। I am, I के बाद apostrophe, क्योंकि या तो हम am लिखेंगे, अगर हम खाली m लिख रहे हैं तो वो short form use कर रहे हैं, तो apostrophe आएगा, I apostrophe M। I am sure you are looking forward to seeing him, full stop। I know you will like him, full stop। Warm regards, W capital। Sanju is a name, so S will be capital। 6 punctuate the following sentences। अब इन sentences में भी हमें correct punctuation marks लगाने हैं। 1 next, N will be capital, Wednesday, comma, my sister Meeta, so M will be capital, is going to join the State Bank of India। It's a name, so state का S capital, bank का B capital, India का I capital। It is the name of an institution, so it will be in capital letters। 2 the dog, T capital, the dog wags its tail। its tail है, so it's ऐसे लिखते हैं IT apostrophe S, so apostrophe in its। the dog wags its tail when it's, again it's है तो वहाँ पे T के बाद apostrophe आएगा। when it's pleased, but a cat waves its tail, so apostrophe in its। when it's angry, फुल स्टॉप। सो सारे इट्स जो हैं उसमें वहाँ पे टी के बाद अपॉस्ट्रोफी आएगा, क्योंकि ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। तो जब हम शॉर्ट फॉर्म करते हैं दो वर्ड्स को जोड़कर, कंबाइन कर तो वहाँ अपॉस्ट्रोफी आता है। 3 W will be capital। when I went fishing, I caught an old shoe, comma, a plastic bag and a bad cold, full stop।
जब हम पॉज ले रहे होते हैं तो हम कॉमा लगाते हैं. 4. She, so S will be capital. She fed the baby, comma, washed the dishes, comma, put the lights off and went to sleep. Full stop. 5th, wasn't, so W will be capital. Wasn't Tim. Tim is a name, so T will be capital. Born on the 26th of January. January is a name, so J will be capital. Name of a month, 1989. तो ये क्वेश्चन है, सो एंड में हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ओ नो, सो ओ विल बी कैपिटल, और ओ नो, तो ये नो के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा क्योंकि ये हैरानी की बात हो रही है. ओ नो, द बस हैज गॉन, टी कैपिटल आएगा, द का, द बस हैज गॉन. फुल स्टॉप. लेट्स फाइंड आउट, फिल इन द ब्लैंक्स. अ जायंट ट्री, एक बहुत विशाल पेड़. रेडवुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया अमेरिका में एक शहर है, वहाँ के जो पेड़ हैं रेडवुड ट्रीज वो बहुत ही जायंट होते हैं, बड़े होते हैं. अ जायंट बर्ड, एक बड़े से विशाल से पक्षी का नाम. ऑस्ट्रिच. अ जायंट लैंड एनिमल, एक जानवर जो बहुत ही विशाल होता है. एलिफेंट. अ जायंट वाटर क्रीचर, एक पानी में रहने वाला जानवर जो बहुत विशाल होता है. व्हेल. अ जायंट रेप्टाइल, एक जानवर जो बहुत विशाल होता है. एनाकोंडा, यानी सांप. एनाकोंडा एक तरह का सांप होता है जो बहुत बड़ा होता है. अ जायंट एरोप्लेन, एक एरोप्लेन जो बहुत ही बड़ा होता है. बोइंग, BOEING. क्रिएटिव राइटिंग. यू वोक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड योरसेल्फ इन द लैंड ऑफ ड्वार्फ्स. अब एक तो जायंट्स होते हैं और दूसरे होते हैं ड्वार्फ्स. जायंट्स होते हैं जो बहुत विशाल होते हैं और ड्वार्फ्स होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटी हाइट के होते हैं. एक दिन आप सुबह उठे और आपने अपने आप को ड्वार्फ्स के बीच में देखा, यानी बहुत ही छोटे लोगों के बीच में देखा, छोटी हाइट के लोगों के बीच में, जो नाटे लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा, उनके बीच में. राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस देयर एंड हाउ यू गॉट बैक होम फाइनली. यू मे बिगिन लाइक दिस. तो आपको अपना अनुभव लिखना है कि आपको वहाँ पे उनके साथ कैसा लगा और आप घर कैसे पहुँचे. ये क्रिएटिव राइटिंग है कि आपको अपने आप करनी है. मैं सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दूंगी यहाँ पे. जैसे उन्होंने एक स्टार्टिंग लाइन दी हुई है, अराउंड एवरीथिंग अराउंड मी लुक्ड डिफरेंट. मेरे आसपास हर चीज़ अलग दिख रही थी. अब क्यों अलग दिख रही थी? क्योंकि आप तो ड्वार्फ्स के बीच में हो, यानी बहुत नाटे लोगों के बीच में हो, और आपकी तो हाइट नॉर्मल है. तो वो जो नाटे लोग हैं आप उनके बीच में एकदम लंबे से बड़े से दिखोगे, और उनकी दुनिया में सब कुछ छोटा छोटा होगा. जैसे छोटा टेबल, छोटा पेड़, छोटा सा बेड, नीचे भी मतलब हाइट में भी छोटा और वैसे भी लंबाई चौड़ाई में भी छोटा, क्योंकि वो छोटे लोग हैं तो वो लंबाई में भी छोटे हैं, तो उनको ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी. छोटी छोटी प्लेटें, एकदम छोटी चम्मच, जैसे खिलौने वाली चमचे होती है ना बच्चों की, किचन सेट होते हैं जो छोटे से, वैसे वाले. और छोटे से शूज़, छोटे छोटे खेत, छोटी छोटी नदियाँ, छोटी छोटी सड़कें. तो आप तो उनके लिए वहाँ पे जायंट हो जाओगे. तो आपको ये अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि आपको वहाँ जाके कैसा लगा, वो लोग आपको कैसे देख रहे थे. से यू कैन से that I felt like a giant in their world. They were so small and tiny. Their feet were so small. I felt that if I step on anything, it would break. Because वहाँ पे हर चीज़ बहुत छोटी थी. I could climb all their stairs in one step. मैं उनकी सारी सीढ़ियाँ एक कदम में चढ़ सकती थी. I asked for water and they got it for me in a tiny glass which did not even have one sip. मतलब मैंने उनसे पानी मांगा और वो इतने छोटे ग्लास में पानी लेकर आए जिसमें एक घूंट पानी भी नहीं आता था. तो आपको ऐसी चीज़ें सोचनी है और अपने आप लिखना है. ओके, थैंक